हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक चल रहा था कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस में अब तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देख लिया। बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेथड्स थी डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो लायोफोबिक में स्पेशल टेक्निक्स आती है, लायोफिलिक में ओनली जस्ट मिक्सिंग एंड शेकिंग एंड हीटिंग। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। सो टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स करने की जरूरत क्या है। सर, हम लोगों ने तो फ्रेशली नए नए कोलाइड सॉल्यूशन बनाए थे, अब उसका प्यूरिफिकेशन क्यों करेंगे। देखिए, रोज आपकी मम्मी चाय बनाती है, तो चाय बनाती है तो उसे छानती है या ऐसे ही आपको दे देती है। तो चाय बनने के बाद उसमें कुछ चाय पत्ती के पार्टिकल्स रह जाते हैं, कुछ इंप्योरिटीज रह जाती है। इस वजह से हमें उसे फिल्टर करना पड़ता है या प्यूरिफाई करना पड़ता है। वैसे ही जितने भी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की प्रिपरेशन मेथड्स देखी, उन सभी मेथड्स में कोई ना कोई इम्प्योरिटी या कोई ना कोई एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें आ जाता है। किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो हम क्या चाहते हैं, पूरा मिक्सचर चाहते हैं या सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन? तो ओनली गेटिंग फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन व्हाट वी वांट, हमें उसका एक प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा टोटल। अब अगर मैं प्यूरिफिकेशन का मतलब लिखने जाऊं तो क्या होगा, व्हाट यू विल राइट हियर, क्या बोलेंगे हम उसे, द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अब देखो, इंप्योरिटी जब मैं कह रहा हूं तो इंप्योरिटी कोलाइडल सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा, जब हम सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपने पेप्टाइजेशन मेथड में हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाले थे, हमने केमिकल रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन की थी उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन रहा था जिसे हम साइड प्रोडक्ट कहते हैं। तो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे थे तो हमें वो सब रिमूव करना पड़ेगा। तो उन सभी को हम कहेंगे इंप्योरिटीज, व्हाट वी कॉल इट, इंप्योरिटीज कहेंगे, या तो हम उसे इंप्योरिटीज कहेंगे या फिर हम उन्हें, ज्यादातर जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो भी होगा उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स को ही हम कभी कभी क्रिस्टलॉइड्स भी कहते हैं। याद रखना है, अगर प्यूरिफिकेशन में या कहीं पर भी क्रिस्टलॉइड टर्म का मतलब आए या क्रिस्टलॉइड वर्ड आए तो उसका मतलब होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि द सब्सटेंस विच विल फॉर्म आयंस और द सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स इनटू वाटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, या फिर वाटर बोलो या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जहां पर कोई भी सब्सटेंस अगर कैटायन और एनायन फॉर्म करता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहां तक पॉइंट क्लियर है कि बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ इंप्योरिटीज आ जाएगी, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे जिन्हें हमें सेपरेट करना है। तो अब ये सेपरेशन किस तरीके से पॉसिबल होगा। देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये जो इंप्योरिटीज है, ये ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। इंप्योरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट्स, मोस्टली जो इंप्योरिटीज हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही होंगे। तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स को इमेजिन करो, जैसे कि एग्जांपल NaCl जब हम पानी में मिक्स कर देते हैं तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जितने रहने वाले हैं इनका पार्टिकल साइज कितना आएगा बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से जितना ही, तो लेस देन 1 नैनोमीटर इनका पार्टिकल साइज रहेगा। इस वजह से अगर हम इनके साथ नॉर्मल कोई भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमारे पास 3 टेक्निक है। हाउ मेनी टेक्निक्स? 3 टेक्निक्स आर देयर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। हमारे पास टोटल 3 टेक्निक है। पहला टेक्निक अगर मैं कहूंगा, पहले टेक्निक का नाम है डायलिसिस। बच्चों, ये नाम आपने पहले भी सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हो। खुदा ना खास्ता आपके फैमिली में या कहीं आपके आसपास आपने इस एग्जाम्पल को देखा हो, तो ऐसा होना नहीं चाहिए बट हो जाता है। डायलिसिस जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो क्या समझ में आया आपको डायलिसिस का? अब तक मैंने कहा नहीं आपको, तो आपने 10th क्लास में डायलिसिस पढ़ा है। आप कमेंट में बताएंगे कि डायलिसिस बायोलॉजिकल टर्म में क्या होता है। नीट के बच्चे जानते होंगे, GW वाले बच्चे भी जानते हैं क्योंकि 10th में आपने पढ़ा है। तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि डायलिसिस का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करेंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पर, बट यू विल कमेंट दैट पॉइंट, तभी आपका अटेंडेंस मैं लगाऊंगा। ओके, तो डायलिसिस का मतलब
अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है तो उसमें फिल्ट्रेशन करने के लिए किडनीज काम करती है, और अगर किडनीज फेल हो जाए तो हमें बाहर से उसे डायलिसिस करके ब्लड को प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ कोलाइडल मिक्सचर। आप जानते हैं ब्लड भी एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन है, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर ब्लड की बात नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ डायलिसिस की बात करने वाले हैं। तो ये जो डायलिसिस प्रोसेस है ये एक ऑस्मोसिस की तरह, या फिर सिंपल वर्ड में कहें, या आपने सॉल्यूशन चैप्टर में ऑस्मोसिस पढ़ा था, वहां पर भी आपने डायलिसिस का एग्जांपल पढ़ा है, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा है। तो डायलिसिस जस्ट उसकी तरह ही है, मैं उसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। क्या होगा डायलिसिस में, अब पहले मैं प्रिंसिपल की बात कर देता हूं कि यहाँ पे प्रिंसिपल हम यूज करने वाले हैं डिफ्यूजन का। व्हाट प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू यूज इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब भी ट्रांसफर होगा उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये डिफ्यूजन का मतलब आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और आपने ऑस्मोसिस में भी इसके बारे में डिस्कस किया है, तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, चलते हैं हम डायलिसिस के ऊपर डायरेक्टली। तो डायलिसिस का अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या होगा, जैसे हमने ऑस्मोसिस में बनाया था या रिवर्स ऑस्मोसिस में बनाया था, हम ले लेते हैं कंटेनर मतलब अब ये जो कंटेनर है ये बना होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। देखिए ये बना होगा सेमी परमेबल, दिस इज मेड अप फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसके बाहर एक और कंटेनर ले लेता हूं, इसमें क्या होगा, एक इनलेट रहेगा और एक आउटलेट रहेगा। ओके, अब ये जो सेमी परमेबल वाला कंटेनर है तो इसमें भी एक इनलेट आउटलेट होना चाहिए, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, फिर भी मैं यहां बना देता हूं एक इनलेट एक आउटलेट बना देते हैं। इनलेट एंड आउटलेट, ठीक है, तो दिख रहा है ये क्या है, इनलेट आउटलेट। अब ये दो चीजें मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, आपको समझना होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको ये जो मैंने डैश डैश से बनाया है दिस वन, इसको मैं थोड़ा ब्लैक भी कर देता हूँ। ये है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है जो सिर्फ कुछ मटेरियल को अपने से पास होने देगा, सबको पास नहीं होने देता। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप बोलेंगे बाहर क्या होगा, अंदर क्या होगा, तो ये जो बाहर का सिस्टम है, बाहर का जो कंटेनर है, यहां पर जो इनलेट होगा वहां पर आएगा प्योर सॉल्वेंट, यहां पर आएगा इनलेट में रहेगा प्योर डिस्पर्स मीडियम। याद रखना डिस्पर्स मीडियम क्यों लिखा है, क्योंकि हम कोलाइडल सॉल्यूशन यूज करने वाले हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स मीडियम रहने वाला है और यहां से जो निकलेगा वो रहेगा इम्प्योर डिस्पर्स मीडियम बोलो, या फिर मोस्टली हम यहां पर वाटर यूज करेंगे। डिस्पर्स मीडियम बोलो या वाटर, ज़्यादातर हम इसे वाटर से प्यूरिफाई करते हैं क्योंकि वाटर जितने भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हों सब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। अब देखो ये हुआ कि बाहर तो पूरा वाटर है, सपोज दिस इज ब्लैक वाटर, अब काला होता नहीं, मैंने बना दिया काला। ओके, अंदर क्या होगा, अंदर हम क्या लेंगे, हम अंदर लेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब इनलेट में रहेगा इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों बाहर क्या आएगा, अगर अंदर बाहर जा रहा है, देखो पानी प्योर आ रहा था, इम्प्योर पानी निकल रहा है, इसका मतलब इनपुट में जाएगा इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन और बाहर निकलेगा प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखते यहां पर रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन अंदर। तो बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कोलाइडल सॉल्यूशन इज मेड अप फ्रॉम डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो यहाँ पर डिस्पर्स फेज रहेगा एक रहेगा डिस्पर्स मीडियम, और साथ में इसमें रहने वाला है बच्चों इम्प्यूरिटीज। क्या रहेगा, इम्प्यूरिटीज।
तो ये जो इम्प्यूरिटीज है, पहले ही मैंने कहा कि इम्प्यूरिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होता है। तो देखो अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊँ सिंपल, ये सेमी परमेबल लेयर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा है, हाई, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स आर लो। आप देख सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर कोलाइडल मिक्सचर है जिसको हमने प्रिपेयर किया है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, बट हम बाहर से प्योर वाटर जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट्स हाई टू लो ट्रांसफर होगा, मतलब ये जो इंप्योरिटीज है बाहर से अंदर ट्रांसफर होगी। तो अपनी जितनी भी इंप्योरिटीज है ये सारी की सारी इंप्योरिटीज बाहर मतलब इस वाटर में ट्रांसफर हो जाएगी, और ये वाटर प्योर वाटर था, प्योर वाटर से वो इम्प्योर वाटर बनके बाहर निकलेगा। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, सिंपल सा बताए, ऑस्मोसिस की तरह ही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अंदर कोलाइडल मिक्सचर है, कोलाइडल मिक्सचर में इंप्योरिटीज है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में है। अब देखो आप बोलोगे सर ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसका जो साइज रहता है वो बहुत छोटा रहता है, इसके वजह से कोलाइडल पार्टिकल इसमें से पास नहीं हो सकते, मतलब डिस्पर्स फेज जिसका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर होता है वो इससे पास नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट पास होंगे या फिर डिस्पर्स मीडियम पास हो सकता है। बट हम लोग सिर्फ इंप्योरिटी की बात कर रहे हैं, डिस्पर्स मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैक्सिमम इंप्योरिटीज, क्योंकि यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन का ये प्रिंसिपल है कि ऑलवेज सब्सटेंस पासेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इस तरीके से यहाँ पर प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे ये कोलाइडल मिक्सचर प्यूरिफाई होता है वो कोलाइडल मिक्सचर को हम बाहर निकालेंगे, दूसरा इम्प्योर वाला ऐड होगा। अब आप बोलेंगे सर पानी क्यों हम बार बार ये ऐड करते जा रहे हैं, मतलब प्योर वाटर हमने अगर यहाँ पर रख दिया होता, ऐसे इनलेट और आउटलेट नहीं होता तो क्या होता बच्चों, इंप्योरिटीज अंदर से बाहर आ रही है, ये वाटर में इंप्योरिटीज आ जाती। सपोज इंप्योरिटीज आ रही है, बाहर आ रही है, बाहर आ रही, पहले जीरो थी, जीरो से थोड़ी बढ़ जाएगी 10, 20, 30, 40, फिर 50% हो जाएगी, लेकिन अंदर भी 50 बाहर भी 50, तब डिफ्यूजन रुक जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में इस तरीके के इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, तो इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ी थोड़ी समय में इस वाटर को फ्लो करते रहेंगे। इस वाटर को जैसे ही फ्लो होगा वैसे यहाँ पे फ्रेश वाटर आ जाएगा, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और जो इंप्योरिटीज है ऑटोमेटिकली बाहर निकलते जाएगी। तो यहाँ पर ये पॉइंट है डायलिसिस का, इसको आप थ्योरेटिकली लिख सकते हो, आप जस्ट इसको नोट डाउन कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड। तो इस टर्म में क्रिस्टलॉइड यूज किया गया है। क्रिस्टलॉइड का मतलब मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स अगर कोलाइडल मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्रिस्टलॉइड कहते हैं। क्रिस्टलॉइड क्यों कहते हैं ये भी आपको समझना होगा। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में मैं थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन अच्छा रहेगा, स्टेबल हो जाएगा। पेप्टाइजेशन में हमने देखा था कि जब मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता हूं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं तो वो सॉल्यूशन में क्रिस्टल्स बन जाएंगे, वो एग्लोमरेट हो जाएंगे, वो कोगुलेट हो जाएंगे, पार्टिकल्स जमा हो जाएंगे और वो क्रिस्टल बना देंगे और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा सस्पेंशन। हमें सस्पेंशन नहीं बनाना है, इसलिए क्रिस्टलॉइड को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है डायलिसिस में, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से। ओके बच्चों, तो पहली मेथड आपको समझ गई होगी जो कि डायलिसिस है। चलते हैं हम लोग सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड का नाम है इलेक्ट्रो डायलिसिस। अब नाम से ही आपको समझ गया होगा कि ये तो डायलिसिस ही है सर, बट इसमें साथ में हम लोग ऐड करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स हम लोग जो भी प्रोसेस करने वाले हैं डायलिसिस ही करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी और डायलिसिस साथ में क्यों करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि डायलिसिस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स कोलाइडल सॉल्यूशन से
बाहर की मीडियम में आ रहे हैं या फिर सॉल्वेंट में या वाटर में आ रहे हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं उसको तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, कोई नॉब नहीं है कि मैं उसकी स्पीड बढ़ा दूं कि इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो जल्दी से हो जाए। अगर आपकी मम्मी को चाय छानने के लिए 1 घंटा लग जाए तो क्या आप 1 घंटा रुकोगे चाय पीने के लिए? कि मम्मी बोल दी चाय पीना है और 1 घंटा आप चाय छानने के लग रहा है। तो यहाँ पर भी कोलाइडल मिक्सचर जो है उसको प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से हम डायलिसिस की जगह एडवांस वर्जन इलेक्ट्रोलाइसिस डायलिसिस यूज़ करेंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम एज, अब कंडीशन क्या कहा, बिकॉज डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं फिर से वही एक सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ। एक अंदर का सिस्टम है और एक बाहर का सिस्टम है। ये जो अंदर का सिस्टम है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको मैं थोड़ा कर्व सा बना दिया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, अंदर क्या रहेगा, अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन, बाहर प्योर वाटर। जस्ट मैं ऐड कर दूंगा कि मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ से लगा दूंगा मैं पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो बच्चों सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इसमें से बैटरी कनेक्ट कर दी, तो क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसमें से इम्प्यूरिटीज जो बाहर निकलने वाली थी, इम्प्यूरिटीज वो इलेक्ट्रोलाइट्स है। जो इम्प्यूरिटीज थी हमारी, व्हाट वाज इम्प्यूरिटीज? इम्प्यूरिटीज जो थी वो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स थी। और इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब बच्चों क्या होता है? जिसमें कैटायन और एनायन बनते हैं। जिसमें कैटायन, कैटायन क्या होता है? कैटायन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, होता है नेगेटिव कि पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस एनायन होता है नेगेटिव। अब आप देखिए ये अब कैटायन रहेंगे कुछ यहाँ पर C प्लस लिख देता हूँ, A माइनस C प्लस A माइनस। तो देखो बच्चों जो कैटायंस रहेंगे वो भागेंगे, कहाँ भागेंगे? कैटायंस कहाँ भागेंगे? कैटायंस भागेंगे कैथोड की तरफ। कैटायंस विल रन टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। और एनायंस भागेंगे, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, तो एनायंस विल रन टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जाएंगे। एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये इलेक्ट्रोड नहीं लगाते तो पार्टिकल्स तो आने वाले थे। सी डायलिसिस में हमने देखा कि इम्प्यूरिटीज के जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स के जो पार्टिकल है, अंदर से बाहर प्योर वाटर में आ रहे थे। बट अगर साथ में हमने इलेक्ट्रिसिटी भी लगा दी तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो चार्ज बनाते ही, कैटायन और एनायन फॉर्म करते ही हैं। तो इलेक्ट्रोड्स की वजह से क्या होगा, क्या होगा बच्चों? ये जो इम्प्यूरिटीज है फास्टली यहाँ से फटाक से इसके पास इलेक्ट्रोड के पास आएगी। ये नेगेटिव आ गया पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव आ गया नेगेटिव के पास। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द मेन कंडीशन, क्यों हम इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करें? इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन। मतलब हम क्या बढ़ा देंगे? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन बढ़ गया। इसके वजह से ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। अगर हम प्लेन डायलिसिस यूज करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है इलेक्ट्रोडायलिसिस में, ड्यू टू, अब कंडीशन क्या है, व्हाई इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस charges, मतलब cations and anions, due to the formation of cations and anions by the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं वो कैटायन और एनायन फॉर्म करते हैं, और कैटायन की टेंडेंसी होती है वो कैथोड की तरफ जाते हैं और एनायन की टेंडेंसी होती है वो एनायन की तरफ जाते हैं, क्योंकि कैटायन होते हैं पॉजिटिव और कैथोड होता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया शायद से, ओके, कैथोड होता है नेगेटिव, सॉरी, ओके। सो कैथोड इज नेगेटिव, याद रखना है कैथोड इज नेगेटिव। इसीलिए कैटायंस का नाम कैटायन होता है, बिकॉज कैटायन मीन्स which move towards cathode, anions means which move toward anode, और एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा और कैथोड हमेशा नेगेटिव होगा। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने गलती से वहाँ पे प्लस लिख दिया था। कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव, कैटायंस आर पॉजिटिव एंड एनायंस आर नेगेटिव। तो क्या होगा, जो भी पॉजिटिव कैटायंस होंगे वो जाएंगे अपने कैथोड की तरफ, दिस इज कैथोड, और जो भी एनोड एनायंस होंगे वो जाएंगे एनोड की तरफ।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं था। डायलिसिस, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, एक और चीज मैंने बताया नहीं था वहां पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम यहाँ पर कौन सी यूज करेंगे? तो यहाँ पर नाम आता है सेलोफैन, सेलोफैन या फिर पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ओके, सेलोफैन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, इस तरीके की मेम्ब्रेन्स का नाम आता है। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। ओके बच्चों, तो दो मेथड हो गई हमारी, डायलिसिस भी हो गई और इलेक्ट्रोडायलिसिस भी हो गई। चलते हैं हम लोग थर्ड मेथड पर। ये भी बहुत सिंपल मेथड है, थर्ड मेथड, जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। व्हाट इट्स नेम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब तक हमने फिल्ट्रेशन सुना था, बट ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा? देखो बच्चों, नॉर्मल फिल्ट्रेशन की बात करता हूं तो सिर्फ अगर मैं फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फिल्टर या नॉर्मल अगर हमें फिल्ट्रेशन करना हो तो हम एक नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज करते हैं। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर, सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्टर पेपर की। तो ये जो फिल्टर पेपर होता है, तो ये फिल्टर पेपर क्या होता है? अब बोलेंगे सर हमारा जो कॉपी का पेपर है क्या वो फिल्टर पेपर है? नहीं, वो फिल्टर पेपर नहीं है। हमारी केमिस्ट्री की लैब में या बायोलॉजी की लैब में एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिससे हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब अगर हम उस पेपर से अगर हम सॉल्यूशन पास करेंगे तो जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं वो ऊपर होते हैं। हमने सॉल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन का डिफरेंस देखा कि सिर्फ सस्पेंशन के पार्टिकल ऊपर रह पाएंगे, लेकिन याद रखना इसमें से फिल्ट्रेशन, कोलाइडल्स का फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। नॉर्मल फिल्टर से सिर्फ सस्पेंशन का फिल्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें से ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स कैन पास थ्रू इट। मतलब जितने भी ट्रू सॉल्यूशन हैं, जितने भी कोलाइड्स हैं, लगभग सभी कोलाइड इस फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। तो अब बेटा, अब नॉर्मल पेपर से इसको फिल्टर नहीं कर सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये कोलाइड और ट्रू सॉल्यूशन इससे पास क्यों होते होंगे, या सस्पेंशन से सस्पेंशन पास नहीं होता, सस्पेंशन के पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं। सोचो, सस्पेंशन की जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है। तो इसका मतलब ये जो फिल्टर पेपर होता है तो उसमें एक टर्म आता है पोर साइज। देखो, अगर आप चाय की छन्नी को बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या दिखेगा वहां पर? इस तरीके के ऐसे लाइंस दिखेगी और इसके बीच में से छोटे छोटे पोर दिखेंगे। देखो, तो ये जो होता है पोर से, इसके अंदर से जो सॉल्यूशन पास, मतलब अगर हम उसमें से पास करें तो उसमें जो छेद होते हैं उसको बोलते हैं हम पोर। ये जो पोर होते हैं, इसका जो पोर साइज, इसके ऊपर सब खेल होता है। इसका मतलब पोर साइज मतलब ये जो भी छेद होंगे, इसमें जो पोर्स होंगे, जो फिल्टर पेपर में जो पोर्स होंगे, उसमें से जो पास हो सकता है, तो ट्रू सॉल्यूशन पास हो सकता है, कोलाइडल पास हो सकता है। इसका मतलब जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसके पोर साइज कितना होता होगा? क्या आप सोच सकते हैं? सस्पेंशन पास नहीं होता तो सस्पेंशन से छोटा होगा उसका पोर साइज। तो सस्पेंशन से छोटा मतलब 1 से 1000 नैनोमीटर होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से 1000 नैनोमीटर रहेगा तभी तो कोलाइडल के पार्टिकल उसमें से जा सकते हैं। इसका मतलब जितने भी नॉर्मल फिल्टर पेपर होते हैं उसका अगर पोर साइज पूछा जाए, कभी क्वेश्चन आ जाए घुमाकर, तो पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर इज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, क्योंकि उसमें से ट्रू सॉल्यूशन भी पास होता है और कोलाइडल्स भी पास होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि कोलाइड्स के पार्टिकल ऊपर जमा हो जाए और बाकी का सॉल्यूशन बाहर चले जाए। तो फिर मुझे ये पोर साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस पोर साइज। ये रिड्यूस पोर साइज करना है मतलब मुझे मेरे नॉर्मल फिल्टर पेपर को कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर को मैं ट्रीटमेंट करूंगा, कुछ ट्रीटमेंट करूंगा और ट्रीटमेंट करके उसको मैं बना दूंगा। जो हमारा प्रोसेस का नाम है उसे हम बना देंगे अल्ट्रा फिल्टर। क्या बना देंगे बेटा? अल्ट्रा फिल्टर। ध्यान में रखना है कि जब ये प्रोसेस, मतलब अगर मुझे कोलाइडल सॉल्यूशंस का फिल्ट्रेशन करना है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से मैं नहीं कर सकता। नॉर्मल फिल्टर से कोलाइडल पास हो जाता है, बट मैं चाहता हूं कि कोलाइडल के पार्टिकल ऊपर जमा हो जाए, बाकी का नीचे आए।
मतलब ट्रू सॉल्यूशन हो या इलेक्ट्रोलाइट्स हो या जो भी इम्प्योरिटीज है वो बाहर आ जाए, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इससे फिल्टर पेपर को ट्रीटमेंट करके अल्ट्रा फिल्टर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अब हम जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ ही रहे हैं तो हम फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर बनाने की बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे पास रहेगा फिल्टर पेपर, देखो फिल्टर पेपर रहेगा, तो फिल्टर पेपर को मैं ट्रीट करूंगा जिलेटिन सॉल्यूशन से। देखो एक चीज ध्यान में रखो कि ये जो पोर साइज है बड़ा बड़ा है, अगर मैं इसको किसी चीज से पैक कर दूं, कोई चीज इसमें लगा दूं, तो उसके पार्टिकल छोटे हो जाएंगे। जैसे अगर हमारे घर में वॉल पर अगर कहीं छेद हो जाए तो हम उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस फिल करके उसको पैक कर देते हैं। तो इसमें मुझे इसके छेद छोटे करने हैं, पोर्स बड़े हैं, उसको छोटा करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मल फिल्टर पेपर ले लेता हूँ, उसको मैं जिलेटिन या फिर एक और सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का नाम कोलोडियल सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन से ट्रीट करता हूँ। ट्रीटमेंट विद जिलेटिन या कोलोडियल सॉल्यूशन। अब आप बोले जिलेटिन तो आपको पता है कि हमने कोलोडियल के एग्जांपल में देखा था, बट ये कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो कोलोडियल सॉल्यूशन आप ध्यान में रखना है कि इट इज अ कोलोडियल सॉल्यूशन इज अ 4% solution of nitrocellulose in alcohol और ईथर। मतलब नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% सोल्यूशन, मतलब 4 ग्राम नाइट्रोसेल्यूलोज इन 100 ग्राम अल्कोहल या ईथर, इस तरीके का हम सॉल्यूशन बनाते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज एक टाइप का कपड़ा होता है, मतलब कपड़े टाइप का होता है, बहुत इट इज यूज फॉर बर्निंग पर्पस, मतलब जलाने के काम आता है नाइट्रोसेल्यूलोज। नहीं बताता ज़्यादा डिटेल बिकॉज इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। तो नाइट्रोसेल्यूलोज एक कपड़े तरीके का, सेल्यूलोज मतलब कपड़ा होता है। तो नाइट्रोसेल्यूलोज का सॉल्यूशन हम बना लेंगे अल्कोहल और ईथर में, और इस फिल्टर पेपर को उसमें डुबा देंगे। ट्रीट मतलब डुबा के रखना है। अब डुबा देंगे तो गीला गीला हो जाएगा, अब गीला हो जाएगा, उसको निकालेंगे थोड़ा सूखेगा, लेकिन वो हार्ड नहीं हो पाएगा, गीला रहेगा। आपको पता है अगर हम पेपर को किसी लिक्विड में डाल दें, ये लिक्विड सॉल्यूशन बनने वाला है, अल्कोहल लिक्विड, तो अल्कोहल तो इवापोरेट होगा, बट थोड़ा उसको अगर हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, हार्ड बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इस जो पेपर बन गया है, इस पेपर को ट्रीट विथ फॉर्मल्डिहाइड। किसके साथ ट्रीट करेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मतलब बच्चों क्या रहता है? हो गया ना ऑर्गेनिक। फॉर्मल्डिहाइड मतलब रहता है HCHO। इसके बाद ये जो बनेगा, ये एक हार्ड पेपर बन जाएगा, हार्ड पेपर। तो ये जो हार्ड पेपर बनेगा, इस हार्ड पेपर को बोलेंगे बच्चों, क्या नाम बताया था मैंने? इसको कहते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्टर। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर। ध्यान में रखना है कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है। तो नॉर्मल पेपर को हम 4% नाइट्रोसेल्युलोज सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं और फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास बनता है अल्ट्रा फिल्टर। तो अल्ट्रा फिल्टर अब हमारे पास बन गया। तो देखो हमारे पास 2 एग्जांपल है कि अगर हम कोलाइड को नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो ये पूरा का पूरा कोलाइड वापस इधर नीचे मिल जाता है हमको। ठीक है, ये बात क्लियर है, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर से वो पूरा पास होता है, हमने अभी देखा। अगर अब ये हमारे पास अल्ट्रा फिल्टर है, तो अल्ट्रा फिल्टर में क्या होगा कि अगर मैं कोलाइड को अल्ट्रा फिल्टर से पास करूं तो यहां पर नीचे कोलाइड नहीं आएगा, यहां पर आएगा हमारे पास या तो ट्रू सॉल्यूशन आएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे या इम्प्योरिटीज, मतलब जो भी है, मतलब जो पार्टिकल कोलाइडल से जो छोटे पार्टिकल होंगे, और ऊपर यहां पर कोलाइडल पार्टिकल बच जाएंगे। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा ये प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। हम लोग टॉपिक ही वो पढ़ रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर कैसे करें। तो हमारा एम था प्योर करना, तो जितनी भी इंप्योरिटीज है वो नीचे चले जाएगी और अल्ट्रा फिल्टर के ऊपर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो अब ये सोचो बेटा कि जब फिल्टर था तो फिल्टर में पोर साइज बड़े बड़े थे। आपको पता है अगर बड़ी छन्नी लूँ और उसमें से मैं पास करूँ तो जल्दी जल्दी छानना हो जाएगा।
बट अगर मैं बारीक छन्नी लूँ और उसमें से पास करूँ तो छानना डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम बहुत लगेगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं सक्शन पंप। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, सक्शन पंप इज यूज, या इसको वैक्यूम पंप भी कहते हैं। सक्शन पंप मतलब, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर कि देखो मेरे पास एक फिल्ट्रेशन का ये फनल लगा हुआ है। ओके, मैंने यहाँ पर सपोज यहाँ पर पेपर भी लगा के रखा है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्टर लगा हुआ है, अल्ट्रा फिल्टर, और इसके नीचे एक कंटेनर लगाया है जहाँ पे हमारा ट्रू सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन आने वाला है। तो यहाँ पर है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन और यहाँ पर हमारी इम्प्योरिटीज जमा हो रही है। नहीं समझ में, यहाँ से ड्रॉप गिरेगा, मतलब ये ऊपर का जो है अल्ट्रा फिल्टर है, अल्ट्रा फिल्टर में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन डाल दिया, नीचे हमारी इम्प्योरिटीज आ रही, पर ये बहुत स्लो आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक पाइप कनेक्ट करेंगे और इसको पंप, इसको बोलेंगे सक्शन पंप, सक्शन पंप के साथ कनेक्ट करेंगे। सक्शन पंप क्या करेगा, उसको खींचेगा, अपने पास खींचेगा, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जल्दी जल्दी यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया। तो इतने ऊपर नीचे नहीं लगाया जाता सक्शन पंप, ऊपर लगाया जाता है, एक्चुअली ऊपर से लगाया जाएगा, ठीक है, इसको नीचे नहीं लगाया जाता, नहीं तो ये सारे पार्टिकल पंप के अंदर ही चले जाएंगे। तो सक्शन पंप ऐसे ऊपर लगाया जाता है और सक्शन क्रिएट किया जाता है। आपको पता है जब हम सक्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ के पार्टिकल जल्दी जल्दी नीचे आएंगे। थोड़ा प्रोसेस, रेट ऑफ प्रोसेस बढ़ जाएगा, प्रोसेस नहीं, रेट ऑफ प्रोसेस तो हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फिल्टर पेपर है, तो जो पार्टिकल है अपने आप आएंगे नीचे, फिल्टर से पास होकर नीचे निकलेंगे। बट अगर हम सक्शन पंप लगाते हैं तो थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है और फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाता है। फिल्ट्रेशन नहीं कहेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो टोटल हमने 3 मेथड देखी। ये मेथड भी बहुत सिंपल है, इसको आप नोट कर लो, मैं हट जाता हूं थोड़ा। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बात की। टोटल 3 मेथड है। पहला मेथड डायलिसिस, दूसरा मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस एंड थर्ड मेथड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर अगर वीडियो में कुछ भी डाउट है, कोई पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि सर ये नहीं समझा है, आप कमेंट बता दो मुझे, या मेरा नंबर है तो मैसेज कर दो मुझे। अगर ये पसंद आया, सब एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अगर सब समझ में आया तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यू नो माय चैनल, माय नेम पता है आपको, मेरा नाम पता है सक्सेना सर। आप सक्सेना सर सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से।